बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 7 हमारा चल रहा है। आज हम लोग यूनिट 7 के पार्ट 3 की ओर बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का जेंडर वाला है, तो जेंडर के पॉइंट को आज के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, जेंडर की अवधारणा और संदर्भ। जेंडर है क्या? तो जेंडर, जिसे हिंदी में लिंग कहा जाता है, व्याकरण में यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में मूर्धन्य से होगा यहाँ पे। अंग्रेजी भाषा में लिंग के लिए दो अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, सेक्स एवं जेंडर। इन दोनों शब्दों के प्रयोग में बहुत अंतर होता है और इसी दोनों शब्द को समझना है। और यहाँ पे इन्हीं दोनों शब्द को अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर आप एग्ज़ाम में 1 नंबर तो आसानी से सुरक्षित रख लेंगे। और सीटेट में अक्सर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सेक्स क्या है? सेक्स, जिसे प्राकृतिक लिंग भी कहा जाता है, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविकीय एवं शारीरिक अंतर पर आधारित है, जो मुख्य रूप से क्रोमोसोम, जीन संरचना, हार्मोन के स्तर और कार्य एवं प्रजनन सहित शारीरिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। और जेंडर क्या है? जिसे सामाजिक लिंग कहा जाता है। जेंडर सामाजिक लिंग है, एक सामाजिक अवधारणा है। सेक्स शारीरिक अवधारणा है, जेंडर सामाजिक अवधारणा है। बेसिक डिफरेंस इसको याद रखना है। यह सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों एवं अभिव्याख्या की पहचान को संदर्भित करता है। जेंडर इस बात की पुष्टि करता है कि जैविकीय भेद से अलग जितने भी भेद दिखते हैं वे प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि समाज द्वारा निर्मित हैं। तो सेक्स एक जैविकीय अवधारणा है। अन्ना ओकले ने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में सेक्स को परिभाषित करते हुए कहा है कि सेक्स का तात्पर्य पुरुष अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। तो जैविक विभाजन की जब बात आएगी तो वहाँ याद रखेंगे सेक्स होता है, और सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो वहाँ पे जेंडर आ जाता है। कुछ जैविक अंतरों को छोड़कर अन्य जितने भी अंतर हैं वे सभी समाज निर्मित हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जन्म से ही बालक एवं बालिकाओं को अलग अलग तरीके से अनुशासित किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। लड़कों को बाजार से सामान लाने के लिए भेजा जाता है, लड़कियों को घर में रहने के लिए कहा जाता है। लड़कियों को बचपन से खाना बनाना सिखाया जाता है, लड़कों को इससे दूर रखा जाता है। लड़कों को खेलने के लिए बंदूक, बल्ला, कार इत्यादि दिया जाता है, वहीं लड़कियों को गुड़िया, पेंटिंग सेट इत्यादि दिए जाते हैं। लड़कियों को घर की चारदीवारी में रहना अच्छा माना जाता है। अगर कोई कार्य भी करना है तो शिक्षिका बने या बैंक में जाए। लड़कों के लिए इंजीनियरिंग एवं पुलिस जैसे कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ये समाज की अवधारणा है, समाज की मानसिकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब क्या है? ये सब जेंडर विभेद को प्रदर्शित करता है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर समाज में इस तरह की अवधारणा है तो वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता को। इसमें कुछ शब्द को याद रखना पड़ेगा। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पूर्वाग्रह। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलेगा कि लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव हो रहा है, ठीक है। लड़कियों को अपेक्षाकृत कमज़ोर माना जा रहा है। तो वहाँ पे समझिएगा कि ये जेंडर रूढ़िवादिता वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। स्त्री पुरुष के अलावा भी तीसरे लिंग की अवधारणा हमारे समाज में आरंभ से ही रही है, जिसमें व्यक्ति का या तो स्वयं या समाज के द्वारा ना तो पुरुष और ना ही महिला के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। उस समाज में मौजूद एक सामाजिक श्रेणी है जो परिवार एवं समाज के द्वारा उपेक्षित होते हैं। भारत में 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरे लिंग को मान्यता दी, जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला है। थर्ड जेंडर, जिसे ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखेंगे कि 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर को मान्यता प्रदान की गई है। और अब उनके शिक्षा दीक्षा के लिए, नौकरी में आने के लिए रास्ते खुले हैं। नहीं तो हमारा समाज अब तक उनको 2म दर्जे का मानता रहा है। अब देखिए, बच्चे के समाजीकरण में जेंडर की क्या भूमिका होती है।
यह भी प्रश्न बनता है, इसको भी समझते चलेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया में जेंडर का संप्रत्यय अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बचपन से ही बच्चों के रहन सहन में उसकी भाषा, रुचि, मूल्यों और नैतिकता आदि पर जेंडर अपना प्रभाव रखता है। बालक और बालिकाओं के कपड़े पहनने के तरीके में अंतर होता है, यहाँ तक कि रंगों का चुनाव भी जेंडर देखकर होता है। बच्चों के खिलौने भी जेंडर देख कर के ही चुने जाते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि लड़कों को बंदूक बल्ला जैसे खिलौने दिए जाते हैं, वहीं लड़कियों को गुड़िया, पेंटिंग सेट इत्यादि दिए जाते हैं। बच्चों की भाषा पर भी जेंडर का प्रभाव देखा जाता है। लड़के रूखा और कड़ा बोलते हैं, वहीं लड़कियां मधुर बोलती हैं। लड़के एवं लड़कियों के चलने फिरने और रहने के ढंग में भी बचपन से ही अंतर देखने को मिलता है। बचपन से बच्चों के कार्य में भी अंतर देखने को मिलता है। जहां लड़के बाहर का कार्य करते हैं, वहीं बचपन से ही लड़कियों को माता के कार्य में हाथ बटाने को कहा जाता है। लड़के एवं लड़कियों के नैतिकता के मूल्य पर भी जेंडर का प्रभाव देखा जा सकता है। लड़कियों को आरंभ से ही नैतिक मूल्यों में बांध करके रखा जाता है। ये सब कुछ, ये सारे जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सब लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का पॉइंट आता है तो ये सब नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। ये सारा चीज़ सभी लोग जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको समझते चलिएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बने। अगर आप इसको सही कर दीजिएगा तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये सारा नेगेटिव पॉइंट है। परिवार में बच्चों के पालन पोषण पर भी जेंडर का प्रभाव देखने को मिलता है। लड़के एवं लड़कियों के भोजन, कपड़े, शिक्षा आदि सभी में जेंडर को लेकर के अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जहां लड़कों को दूध दही ज़्यादा दिया जाता है, वहीं लड़कियों को कम या ना के बराबर दिया जाता है। लड़कों के पढ़ाई पर भी ज़्यादा व्यय किया जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है, वहीं लड़कियों की पढ़ाई पर कम व्यय किया जाता है। तो ये समाज का यथार्थ है, समाज की वास्तविक सच्चाई है, जो अभी तक कहीं ना कहीं हमारे समाज में विद्यमान है। और ये सभी चीज़ें लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने वाली हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं, और ऐसा करना समाज के विकास के लिए अच्छा नहीं है। समाज के विकास के लिए इन सभी चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है। जितनी चीज़ों की हम लोगों ने अभी यहाँ पे चर्चा की है, उन सभी पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। देखिए, लड़कों को बाहर के काम मिलते हैं, लड़कियों को घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है। लड़कों को शुरू से एहसास कराया जाता है कि बड़े होकर तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है, वहीं लड़कियों को पराया धन मान करके दूसरे घर को संभालने की सीख दी जाती है। इस प्रकार लड़के एवं लड़कियों की मानसिकता में आरंभ से ही, बचपन से ही जेंडर संबंधी अंतर को बैठा दिया जाता है। उन्हें मानसिक रूप से इस तरह तैयार कर दिया जाता है कि वे जेंडर संबंधी इस अंतर को सहर्ष स्वीकार कर लें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को समझना है यहाँ पे। तो आज के इस छोटे से क्लास में हमने जेंडर वाले टॉपिक को रखा, क्योंकि इससे 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको सेपरेट करके मैंने आप लोगों के सामने लाया है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।